नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुवन सिंह, सह आचार्य रोग प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर। आज के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने समय समय पर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सिलेबस भेजा था और YouTube चैनल के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया था। और उसके बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन, जो कि आपका BA पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर है, उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया है YouTube चैनल के माध्यम से और PDF भी सेंड किया है आपको। और लास्ट वीक मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर आपको तैयार करके और मुझे मेरे पास भेजना है, जिसमें मैं चेक करूंगी। और इससे क्या है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आज का हम चैप्टर प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। तो इसमें जो सबसे पहली जो विशेषता बताई गई है ब्रिटेन के संविधान की, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो है विकसित संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो उसे हम कहते हैं कि वो विश्व में सबसे अनूठा संविधानों की श्रेणी में आता है। और विकसित संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे किसी एक निश्चित समिति या सभा द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि ये समय काल परिस्थितियों का परिणाम है और शनै शनै इसका निर्माण किया गया है। जैसे और देशों के बारे में कहते हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, इन सब के जो संविधानों का जो निर्माण किया गया है वो एक निश्चित समय में तैयार किया गया है। लेकिन जैसे भारत का है, भारत का संविधान भी संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्मित है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि ये विकसित संविधान है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान एक विशालकाय और भव्य इमारत का पर्याय है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी शनै शनै बना हुआ है। इसका किसी ने नींव भरी, किसी ने दीवार खड़ी की, किसी ने उस पर रंग रोगन करके उसे भव्य और आलीशान रूप दे दिया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो एक विकसित संविधान है। दूसरा ये कहा जाता है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, अर्थात ये अंग्रेज जो लोग थे उनका व्यवहारिक समझ का परिणाम है, जो पूरे सिद्धांतों के सेगी बघाड़ने के बजाय आपसी समझ और सदबोधकृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रिटिश संविधान किसी दस्तावेज या पुस्तक के रूप में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी संविधान का अस्तित्व पाया जाता है। संविधान का अधिकांश भाग अलिखित होते हुए भी कुछ भाग लिखित में भी हैं। संविधान का अधिकांश भाग भले ही लिखित है, लेकिन उसको स्वीकार किया जाता है उसी रूप में जैसे कि लिखित संविधानों को महत्व दिया जाता है, उसी तरह से उसको भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगली विशेषता बताई जाती है लचीला संविधान। लचीला संविधान से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस तरह से इसमें कानून बनाए जाते हैं यहाँ पर, उसी तरह से उसमें संशोधन भी कर दिया जाता है। संशोधन की प्रक्रिया भी काफ़ी लचीली है। यदि ब्रिटिश संविधान में लचीलापन नहीं होता तो यह संविधान, ब्रिटिश राज सत्ता, ये सभी कब का समाप्त हो चुकी होती, क्योंकि सामंजस्यशीलता और मानसिक परिपक्वता का परीक्षण का जो समय है वो समय की आंधियाँ ही जो है करती हैं और उसमें वो सब बह गए होते हैं। ब्रिटेन में सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि वहाँ का संविधान एक लचीला संविधान है।
अगली विशेषता जो बताई जाती है इसकी सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। मुनरो ने ये कहा है कि ब्रिटेन का संविधान जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसा दिखता है वो है नहीं और जैसा है वैसा दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर पाया जाता है। यद्यपि सिद्धांत और व्यवहार का जो भी थोड़ा बहुत अंतर सभी देशों में पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिद्धांतों की पूर्णतः पालना की जाती है, उसी के अनुसार संचालित होता है। लेकिन जो ब्रिटेन है वहाँ पर ये देखा जाता है कि सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। जैसे ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक शासन है, वहाँ के सम्राट ही समस्त शक्तियों को निर्वहित करता है, लेकिन व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है। वहाँ का जो सम्राट है वो वंशानुगत है और वहाँ संसदीय व्यवस्था भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पर लोकतंत्र भी पाया जाता है। दूसरा जो हम इसमें बता सकते हैं सिद्धांत व्यवहार में अंतर का उदाहरण कि वहाँ पर शासन के तीनों अंगों के मध्य शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें तो वहाँ समस्त शक्तियाँ संसद में ही केंद्रीभूत दिखाई देती हैं। एक उदाहरण और दे सकते हैं हम कि ब्रिटिश संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करती है, किंतु वास्तविकता यह हो चुकी है कि मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रित करने लग गया है। तो इस तरह से सिद्धांत और व्यवहार में विद्यार्थियों को बहुत अंतर देखने मिलता है ब्रिटिश शासन प्रशासन में, उसके संवैधानिक व्यवस्थाओं में। अगली जो विशेषता है वहाँ के संविधान की वह है संसदीय लोकतंत्र। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। हमारे यहाँ भी संसद की जो विशेषताएं ली गई हैं या संसद के गठन एवं उसका बारे में जो भी व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं वो ब्रिटिश संसद के आधार पर ही है। ब्रिटेन में द्विदलीय दोहरी जो है कार्यपालिका का अस्तित्व है संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत, और जिसमें कि उसका सम्राट जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल होता है। इसी प्रकार से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका में घनिष्ठ संबंध भी संसदीय लोकतंत्र की पहचान है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के सदस्यों से ही होता है। स्पष्ट है कि कार्यपालिका को लोक सदन का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। अगली विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन की संसद जो है वो सर्वोच्च है और विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद है, जिसे कि असीम अधिकार प्राप्त है। इसीलिए डी लोम कहते हैं कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकता है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, अतः संपूर्ण देश के लिए कानून राष्ट्रीय स्तर पर संसद के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। संसद साधारण बहुमत से किसी भी कानून को परिभाषित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, संशोधित कर सकती है और न्यायालयों और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक और प्रस्तावों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये हम कहते हैं कि वहाँ पर संसद जो है वो सर्वोच्च शक्तिशाली है। अगली जो विशेषता है वो है एकात्मक शासन। ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड द्वीपों का शासन लंदन से संचालित होता है। छोटा देश और इकाई होने के कारण वहाँ एकात्मक शासन है। संसद ही समस्त देश के लिए कानून बनाती है तथा मंत्रिमंडल के अधीन कार्यरत विभाग या उनके कार्यकारी अधिकारीगण ही उन प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करते हैं और उन नीतियों उनको क्रियान्वित करते हैं। राज्य सरकारों का कोई अलग से कोई प्रशासनिक विभाग या इकाइयां नहीं हैं। केंद्र सरकार की अधीनस्थता में ही इन्हें सब को क्रियान्वित किया जाता है। स्थानीय सरकारें और
राष्ट्रीय सरकारों के नियमों एवं निर्देशों का ही पालना करती हैं। इन सब के अलावा एक अगली महत्वपूर्ण विशेषता है विधि का शासन। इससे तात्पर्य यह है कि वहाँ पर विधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वहाँ का सम्राट हो, चाहे एक सबसे निचले तबके का कर्मचारी ही क्यों ना हो, वो सभी विधि के समक्ष समान हैं। डायसी ने यह कहा है कि विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक लोक सेवक प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य सिपाही और क्रय संग्रह करने वाले कार्मिक तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी हैं जैसे कोई अन्य नागरिक। तो इस तरह से विधि के शासन के समक्ष सभी समान हैं। अगली संवैधानिक विशेषता है नागरिक अधिकार। लिखित में ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत कोई भी नागरिक अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी ब्रिटेन में जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, शोषण से रक्षा है तथा न्यायिक उपचारों के मूल अधिकार जनता को प्राप्त हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, शस्त्र धारण करना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने, अत्यधिक जुर्माने तथा अमानवीय दंड से रक्षा, सभा आंदोलन करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित वे सभी मानवाधिकार ब्रिटिश नागरिकों को उपलब्ध हैं जो विश्व के अन्य समाज एवं कल्याणकारी राज्यों में निहित हैं। अगली जो विशेषता मैंने बताया है कि मिश्रित शासन प्रणाली। मिश्रित शासन प्रणाली से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर राजतंत्र है, क्योंकि यहाँ राजा जो सम्राट है वो वंशानुगत आधार पर अपने पद प्राप्त करता है। लॉर्ड सभा में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व है, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड सभा में जो पीयर होते हैं वो आनुवांशिक आधार पर नियुक्त होते रहते हैं, जो कुलीन तंत्र के हितोधक हैं। और लोक सदन के जो सदस्य हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्रिमंडल का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा होता है। इस तरह से वहाँ लोकतंत्र भी विद्यमान है। इस तरह से हम कहते हैं कि वहाँ पर तीनों ही जो व्यवस्थाएं हैं वो विद्यमान हैं। अगली जो विशेषता बताई जाती है संविधान की वह है द्विदलीय व्यवस्था। कई छोटे छोटे दल भी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से वहाँ पर दो पार्टियां पाई जाती हैं, जिसे कि अनुदार दल और मजदूर दल के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। ये दोनों ही जो है अस्थिरता की जो समस्याएं होती हैं पॉलिटिकल व्यूज में, पॉलिटिकल स्टेटस में जो अस्थिरता पाई जाती है वो सामान्यतः यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जब दो ही दल हैं तो एक दल जब चयनित हो जाता है तो दूसरा दल अपने निर्धारित समय तक अपने कार्यकाल को पूरा करता है। इस तरह से जो ब्रिटिश संविधान है तथा जो शासन प्रणाली है उसमें वैधानिक परंपराओं और अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिसमय उन प्रथाओं और रूढ़ियों और परंपराओं से बनते हैं जो उपयोगिता के आधार पर सर्वप्रिय हो जाते हैं। इसका निर्माण कानून की भांति ही इच्छापूर्ण नहीं किया जाता, बल्कि ये विकसित हो जाते हैं। मिल ने ये कहा है कि ये संविधान के अलिखित नियम हैं, जबकि एंडरसन ने इसे संवैधानिक परंपरा का भी नाम दिया है। इसलिए जो ब्रिटिश जो संविधान है उसे हम अनोखा संविधान भी कहते हैं, जो कि अपने देश को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसके साथ ही मैं PDF भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर रही हूँ और इससे संबंधित जो अन्य पुस्तकें हैं उनका भी आप अध्ययन करते रहें। और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं टेलीफोनिकली, या जो भी नंबर आपके पास है मेरे, और आप उनसे मुझसे पूछ भी सकते हैं जो भी समझ में नहीं आया हो। धन्यवाद।